I'm Professor Wayam Khan, and today we will be covering sequencing models part 3. Okay, so today we will discuss the case number 2 of your sequencing models, and this is very important part. And let's begin with our lecture. Okay, so sequencing models, I believe you have seen the previous 2 videos which covers theoretical part and a case of your sequencing model. Okay, now today we will see the second case of sequencing model. Okay, now we have seen this n jobs means number of jobs which are assigned on number of on 2 different machines. We have covered this part. Okay, we have covered this part, and today we will be covering this second part, that is number of jobs. There are number of jobs like 1 2 3 4 5 6, and which are to be processed on 3 different machines, A, B, and C. This first part is not in your syllabus, therefore we will not cover this part. And afterwards we will cover this n jobs, and at last we will see these 2 jobs and m machines. Okay, now what is the case? Now, before proceeding to our cases, or before proceeding to our today's topic, I'll just briefly revise you what is sequencing or what we are doing in sequencing. हम sequencing में क्या करते हैं ये मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ. ओके, sequencing मतलब क्या है कि हमारे पास में बहुत सारी मशीन्स रहती है और बहुत सारे जॉब्स रहते हैं. ओके, तो ये बहुत सारे जॉब्स मशीन्स के ऊपर कौन से सीक्वेंस में जाना चाहिए जिसकी वजह से हमको जो टोटल टाइम लगने वाला है मशीनिंग को, मतलब अगर हमारे पास में 4 जॉब्स है और 2 मशीन्स है या 3 मशीन्स है, तो ये 4 जॉब्स तीनों मशीन के ऊपर कौन से सीक्वेंस में, मतलब कौन से क्रम से जाने चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो टोटल टाइम लगने वाला है मशीनिंग को वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा. ये हमारा टारगेट रहता है. तो हमारा पहला टारगेट रहता है कि जो नंबर ऑफ जॉब्स है उनको कौन से सीक्वेंस से भेजना है. अब ये जो सीक्वेंस हम फाइंड आउट करेंगे इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल सीक्वेंस. इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सीक्वेंस, बिकॉज दैट सीक्वेंस रिड्यूसेस द टोटल elapsed टाइम रिक्वायर्ड. जो भी टोटल टाइम रहेगा, मतलब जॉब को शुरू करे, पहला जॉब आपने मशीनिंग को शुरुआत किया या प्रोसेसिंग को शुरुआत किया, वहां से लेके आखिरी जॉब जब आउट होगा, मतलब फर्स्ट जॉब जहां से इन होगा और आखिरी जॉब जहां से आउट होगा, इसके बीच का जो ड्यूरेशन है, इस पूरे ड्यूरेशन को बोलते हैं हम टोटल elapsed टाइम या फिर मेक, मतलब बनाने का समय. ओके, इसके अंदर हमारे आइडियल टाइम्स भी आ गए, मतलब मशीन कहीं पर खाली बैठे है, खाली रखी है या वेटिंग पीरियड है, तो ये टाइम हो गया. तो ये हमारा पहला टारगेट रहता है. अब ये टारगेट हम जब फाइंड आउट करते हैं या जब हम सीक्वेंसिंग फाइंड आउट कर देते हैं, ये सीक्वेंसिंग फाइंड आउट करने के बाद में हम क्या करते हैं, हमारे टेबल की मदद से या जो प्रोसेसिंग टाइम्स हमको दिए रहते हैं, या ऐसे प्रोसेसिंग टाइम दिए रहेंगे हमको A1 A2 A3, इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि एक तो टोटल elapsed टाइम निकालते हैं, मतलब कितना समय लग गया पूरे मशीनिंग को, वो निकालते हैं. मतलब पहला जॉब जब इन हुआ वहां से लेके आखिरी जॉब जब आउट हुआ वहां तक का समय हम फाइंड आउट करते हैं. साथ ही साथ में जब मशीन्स आइडल थी, मशीन ए होगी, बी होगी, सी होगी, या जितने भी मशीन्स रहेंगे, ये जब जब आइडल थे, ये आइडल टाइम भी हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. अब इसकी वजह से हमको फायदा ये होता है कि हमारा समय बच जाता है. तो हमारा समय बचता है तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा. ओके, सो आज हम जो स्टडी करेंगे वो है हमारा केस नंबर 2. सो प्रोसेसिंग नंबर ऑफ जॉब्स, मतलब बहुत सारे जॉब्स हैं जिनको हमको 3 मशीन्स के ऊपर से क्या करना है, प्रोसेस करना है. इट हैज टू बी, these jobs have to be processed through machines A, B and C. अब ये मशीन्स A, B और C जो है ये हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, A, B, C. ओके, यहाँ पर कोई भी मशीन आ सकती है, टर्निंग वाली रहेगी, थ्रेडिंग रहेगी, नर्लिंग रहेगी, ड्रिलिंग रहेगी, बोरिंग रहेगी, जो भी मशीन है, मिलिंग रहेगा, वॉट जो भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या हो सकती है, यहाँ पर आ सकती है. मशीन्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जो एग्जैक्ट प्रोसेस आप उस जॉब के ऊपर कर रहे हैं. ओके, नाउ इसके अंदर इस केस में
हमारे पास में नंबर ऑफ जॉब्स है, मतलब 4-5 जॉब्स रहेंगे, और मशीन्स कितनी रहेंगी हमारे पास में? 3 रहेगी। ओके। चलो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली 3 मशीन्स ए बी सी आर इन्वॉल्व, इसके अंदर सिर्फ 3 मशीन्स इन्वॉल्व है। ईच जॉब इज प्रोसेस्ड इन द ऑर्डर ए बी सी, मतलब इस ऑर्डर का मतलब क्या है? दिस इज द ऑर्डर फॉर योर मशीन। ये मशीन का ऑर्डर है, जॉब का ऑर्डर नहीं है। जॉब का ऑर्डर मतलब क्या हम बोल रहे हैं? सीक्वेंस, ऑप्टिमल सीक्वेंस। ये मशीन का ऑर्डर है, मतलब जो भी हमारा सीक्वेंस तय होगा। फॉर एग्जांपल हमारे सीक्वेंस में जॉब नंबर 1 सबसे पहले आता है, ओके, जॉब नंबर 2 दूसरा आता है। तो ये जो जॉब नंबर 1 है, जो पहली बार प्रोसेस को जाएगा तो वो मशीन ए पर जाएगा, उसके बाद जाएगा बी पे, और उसके बाद जाएगा सी पे। तो जो भी जॉब मशीन ए पर इन होने वाला है, उसके बाद वो बी पर जाएगा, और उसके बाद वो मशीन सी पर जाएगा। तो इस तरीके से ए बी सी ये हमारा क्या है? जॉब का प्रोसेस का ऑर्डर है। मतलब कोई भी जॉब आएगा तो पहले ए पर, फिर बी पे, और फिर सी पे जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले बी पे जाएगा फिर वापस ए पर आएगा और फिर सी पे जाएगा, या फिर पहले सी जाएगा फिर ए बी पर आएगा, ऐसा नहीं। पहले ए, फिर बी, और फिर ही सी। ये हमारा रूल है। ओके। इसके बाद में है नो पासिंग इज परमिटेड, मतलब जो मैंने अभी बताया ना आपको, कि जैसे चलो ठीक है, जॉब 1 जो है वो बन रहा है मशीन ए पर, तो तब तक जॉब 2 को मशीन बी पर लगा लेंगे। तो वैसा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। हम क्या ऐसा करने वाले हैं, जो भी सीक्वेंस रहेगा वो सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, जॉब्स को पहले ए पर भेजेंगे, फिर बी पर भेजेंगे, और फिर सी पर भेजेंगे, और उसके बाद वो जॉब क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री में लग जाएगा या फिर आउट हो जाएगा। ओके। तो अगला हमारा जो है वो दिया है हमको, तो एग्जैक्ट और एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम, मतलब जॉब ए को सॉरी जॉब नंबर 1 को मशीन ए के ऊपर कितना समय लगेगा, मशीन नंबर 2 ए पर जॉब 2 को कितना लगेगा, मशीन नंबर ए पर जॉब 3 को कितना लगेगा, या B1 को कितना लगेगा, B2 को कितना लगेगा, ये सभी टाइम्स हर एक जॉब के बारे में के, हर एक जॉब के जो एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम्स है या जो एग्जैक्ट प्रोसेसिंग टाइम्स है, वो हमको टेबल में हमारे पास में दिए रहेंगे। वो कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे ये जॉब है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे, जितने भी जॉब्स रहेंगे, फिर उसके सामने उसका टाइम दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जॉब ए को अगर 4 मिनट लगते हैं या 4 घंटे लगते हैं, तो ये यहाँ पर दिया रहेगा 4। उसी को दूसरे मशीन के ऊपर, मतलब मशीन बी पे 2 घंटे लगते होंगे तो यहाँ पर 2 दिया रहेगा, तीसरे पर 1 घंटा लगता होगा तो 1 दिया रहेगा। सो इस तरीके से हर एक जॉब के लिए हमारे पास में प्रोसेसिंग टाइम जो है वो अवेलेबल रहेगा। हर एक जॉब जाएगा हमारे मशीन ए पर, फिर जाएगा मशीन बी पर, फिर जाएगा मशीन सी पर। ओके। और हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्टिमल सीक्वेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके। नाउ हमने इसके पहले वाला जो कंडीशन देखा, जिसके अंदर नंबर ऑफ जॉब्स थे और मशीन्स थी, मशीन ए और मशीन बी, सिर्फ 2 ही मशीन्स थे। उसमें हम क्या करते थे, कैसा फाइंड आउट करते थे हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस? तो हम सबसे पहले तो ये जॉब्स देख लेते थे कितने हैं, उसके बाद मशीन देखते थे, इसमें प्रोसेसिंग टाइम देखते थे। और शुरुआत में सबसे पहले सीक्वेंस को लगाने को जब हम शुरुआत करते थे, या सीक्वेंस बनाने को जब हम शुरुआत करते थे जॉब्स के, तो हम क्या करते थे कि जितने भी प्रोसेसिंग टाइम है, इन सभी प्रोसेसिंग टाइम में सबसे छोटा वैल्यू जो रहेगा, उस वैल्यू से हम क्या करते थे, शुरुआत करते थे। और उसको समझो, अगर वो ए साइड में सबसे छोटी वैल्यू है तो उसको हम ए साइड लिखते थे, अगर वो बी साइड में है तो अवे फ्रॉम ए साइड हम क्या करते थे, उसको लिखते थे, या फिर बी के साइड में हम उसको लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा वैल्यू जॉब 1 के लिए रहता था, फॉर एग्जाम्पल A1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, सबसे छोटी वैल्यू A1 है, तो जॉब नंबर 1 पहले सीक्वेंस होता था, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला मिनिमम है, फॉर एग्जांपल 3 वाला अगर है और वो बी साइड में रहता था, तो इसको हम एक ये जो ए साइड है इससे अवे लगाते थे, मतलब दूसरे एंड पर लिखते थे। सो 2 एंड में हम वो नंबर्स लिखते जाते थे, और इस तरीके से हम सीक्वेंस बनाते थे। पर अब हमारे पास में केस अलग है, हमारे पास में 3 मशीन्स है, और ये डिसाइड कैसा करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में 2 क्राइटेरिया दिए हैं। क्या दिए हैं? 2 क्राइटेरिया। इन 2 क्राइटेरियाज में से अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम को हमारी प्रीवियस वाली मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको नई मेथड पूरी कुछ सीखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, प्रीवियस मेथड जो है वही क्या होगी, यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। बट अगर ये 2 कंडीशन जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ,
ये सेटिस्फाई होती है या इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो हमको क्या करना है, प्रीवियस मेथड से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ओके, सो नो जनरल प्रोसीजर इज गिवन हियर एंड आइदर वन ऑफ और बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो क्या करते हैं, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अदरवाइज अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा प्रोसेस यहीं पर ही टर्मिनेट हो जाता है। तो इसके आगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो। ओके, तो पहली कंडीशन क्या बोलती है, जो दो कॉलम हमने देखे, यहाँ पर तीन कॉलम है, सॉरी दो नहीं, यहाँ पर तीन कॉलम है, मशीन ए का, मशीन बी और मशीन सी का। तो इन तीनों कॉलम्स में हम जब इनके प्रोसेसिंग टाइम को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन ए इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन बी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये कंडीशन क्या बोलती है, मशीन ए का सबसे स्मॉलेस्ट वाला वैल्यू, मशीन ए का सबसे स्मॉलेस्ट वाला वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल है मशीन बी के सबसे लार्जेस्ट वाले वैल्यू से, मतलब मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू और मैक्सिमम ऑफ दिस कॉलम, सो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये सिर्फ हमको कंपेयर करना है, आगे न्यूमेरिकल में हम देखेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, the minimum processing time on machine C if it is greater than equal to the maximum processing time on machine B, मतलब मशीन सी में का मिनिमम वैल्यू, मतलब तीसरे कॉलम का सबसे मिनिमम वैल्यू अगर बड़ा है या इक्वल है मशीन बी के लार्जेस्ट वैल्यू से। ओके, अगर बड़ा है या इक्वल है मशीन बी के लार्जेस्ट वैल्यू से, तो आप क्या कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को हमारे जॉनसन प्रोसीजर से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आइदर वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड, ये दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाई हो गई तो प्रॉब्लम आपको क्या करना है, शुरू करना है। अब इसमें हम खाली एक स्टेप अलग करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, अगर हमको सीक्वेंस बनाना है तो हमने जॉनसन्स रूल्स में क्या करे थे कि दो कॉलम रखे थे, बराबर है, और इन दोनों कॉलम में से मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करते थे, उसको सीक्वेंस पे लगाते थे, फिर नेक्स्ट मिनिमम उसको सीक्वेंस पे लगाते थे, बराबर है। तो हमारे पास में दो कॉलम है, लेकिन हमारे पास में जॉनसन्स रूल तीन के लिए है क्या, नहीं। तो हम इन तीन कॉलम्स को क्या करते हैं, दो कॉलम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पहले हम लेते हैं वर्चुअल मशीन्स मतलब क्या, इन तीन मशीन को हम क्या कर देते हैं, दो मशीन में कन्वर्ट करते हैं। कैसा करते हैं, तो हम एक मशीन कंसिडर करते हैं जी। ओके, इस जी मशीन को हम कैसे कंप्यूट करते हैं, इसका प्रोसेसिंग टाइम कैसा फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मशीन जी, और मशीन जी इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी आई, मतलब ये मशीन ए प्लस मशीन बी, इसको एडिशन करके हम क्या करते हैं, एक नया कॉलम फॉर्म करते हैं। ओके, एक नया कॉलम फॉर्म करते हैं और उसको लिखते हैं यहाँ पर मशीन जी। तो ये जी लिखना है और इसके दोनों की क्या करते हैं, यानी कि आपको एडिशन। ये बन गया हमारा टेबल का पहला कॉलम। सेकंड कॉलम हम कैसा बनाएंगे, दूसरा वर्चुअल मशीन है मशीन एच। ओके, एच हमारा दूसरा जो है वो वर्चुअल मशीन है, तो उसके समेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसके प्रोसेसिंग टाइम के लिए हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ बी एंड सी, मतलब ये बी और सी की वैल्यू को क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा सेकंड कॉलम भी हमको मिल जाता है। और फिर हम हमारा जनरल प्रोसीजर लगा देते हैं, जो जॉनसन एंड बेलमैन प्रोसीजर बोली जाती है, मतलब सबसे मिनिमम वाला ढूंढो, उसको सेलेक्ट करो, सीक्वेंस में लगाओ, सेकंड मिनिमम ढूंढो, उसको सेलेक्ट करो, सीक्वेंस में लगाओ और बढ़ते जाओ। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जी आई और एच आई को फाइंड आउट करते हैं, या फिर जी और एच को फाइंड आउट करते हैं बाय एडिंग ए एंड बी फॉर जी एंड बाय एडिंग बी एंड सी फॉर एच। ओके, अब इसको जो ऑर्डर है वो क्या है हमारा, यहाँ पर जी एच है। तो पहले वाले में ऑर्डर क्या रहता था, हमारा ए बी रहता था, क्योंकि दो ही मशीन रहती थी। ओके, इसके अंदर ऑर्डर क्या है हमारा, जी एच है। तो ज्यादा थ्योरी पर बात ना करते हुए हम क्या करते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम गिवन टू यू, अ मशीन ऑपरेटर हैज टू परफॉर्म थ्री ऑपरेशंस। कौन से है, टर्निंग है, देखो एक पहला ऑपरेशन, दूसरा है थ्रेडिंग और तीसरा है नर्लिंग। तो ये तीनों भी ऑपरेशन आपको पता है। और नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब्स, अलग अलग जॉब्स हैं, तो यहाँ पर 6 जॉब्स दिए हैं, इनके ऊपर हम 3 ऑपरेशन कर रहे हैं। कौन से
टर्निंग ऑपरेशन, थ्रेडिंग ऑपरेशन और नर्लिंग। इनका समय, इनका टाइम, it is given, the time is given in minutes. The unit for time here is minutes. So job number 1 will consume 3 minutes for turning. Okay, job number 1 will consume 8 minutes for threading. Okay, and job number 1 will consume 13 minutes for knurling operation. Okay, these are the processing time on respective machines for respective jobs. जो भी jobs है उसके लिए यहाँ पर उनको जितना टाइम लगने वाला है उस मशीन पर प्रोसेस के लिए वो दिया गया है. ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स ऑन 3 मशीन. ओके, और हमको बोला है टोटल प्रोसेसिंग टाइम फाइंड आउट करो और आइडल टाइम तीनों ऑपरेशन का या तीनों मशीन्स का फाइंड आउट करो. और साथ ही साथ में सबसे पहली चीज हमको बोली गई है कि प्रोसेसिंग ऑर्डर जिसकी वजह से टोटल elapsed टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ऐसा सीक्वेंस हमारे को ढूंढ के दो. ओके, तो हम सीक्वेंसिंग ढूंढते हैं. तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि ऐसा न्यूमेरिकल आने पर दोनों कंडीशन चेक कर लेंगे. कंडीशन क्या बोलती है, अगर इसका मिनिमम इसके मैक्सिमम से बड़ा या इक्वल है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस शुरू कर सकते हैं. दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, इस कॉलम 3 का मिनिमम इस कॉलम 2 के मैक्सिमम से इक्वल या ग्रेटर अगर है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस शुरू कर सकते हैं. तो इसके अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है, इन दिस कॉलम द मिनिमम वैल्यू इज 2. ओके, एंड इन दिस कॉलम द मैक्सिमम वैल्यू इज 8. सो फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. पर हम यहाँ पर अभी नहीं रुकेंगे, हम सेकंड कंडीशन भी चेक करेंगे, क्योंकि हमारे दोनों कंडीशन में से अगर दोनों सेटिस्फाई होते हैं तो बहुत अच्छा, अगर एक भी होती है तो भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस शुरू कर सकते हैं. ओके, सो सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू, मिनिमम ऑफ दिस कॉलम, सो मिनिमम ऑफ दिस कॉलम 8 इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द maximum of this column. Okay, and the maximum of this column is 8. Okay, and minimum of this column is 8. So minimum is equals to maximum here. So our condition number 2 is getting satisfied. हमारी condition number 2 क्या है, satisfy हो रही है. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम हमारे जॉनसन एंड बेलमैन की प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर हमने वैल्यूज लिखी है. minimum of A is 2, maximum of B is 8, and minimum of C is 8. So 8 and 8 is equal. So second number condition is satisfied. So we will solve it by our regular procedure. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, we need to convert 3 jobs into 2 jobs, G and H. Okay, so G जो रहेगा वो समेशन रहेगा टर्निंग और थ्रेडिंग का, मतलब पहले और दूसरे कॉलम का, और H जो रहेगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, वो समेशन रहेगा सेकंड और थर्ड कॉलम का. तो ये मैंने आपके लिए वो समेशन कर लिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं 3 + 8 is 11 एंड 13 + 8 is your 21. सो ये टोटल हमने यहाँ पर किया है. अब ये कन्वर्ट हो गया, ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया हमारे केस नंबर 1 में, मतलब पहले वाले केस में जिसके अंदर हम दोनों में से कंपेयर करते हैं, सिर्फ 2 कॉलम से कंपेयर करते हैं और सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे. तो प्रोसेस हमारी क्या बताती है, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम ऑकरिंग इन द फर्स्ट ऑकरिंग इन द लिस्ट, मतलब A1 A2, ये इसकी जगह पर क्या रहेगा अभी हमारा, G1 G2 और H1 H2 H3. ओके, दोनों में से जो वैल्यू आती है उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करो. अगर वो ए साइड में है तो उसको ए साइड में पहली बार लिखिए, अगर वो बी साइड में है, बी कॉलम के नीचे है, मतलब के नीचे है तो उसको एच के साइड में लिखिए. तो हम वो एक्चुअल में करके देखेंगे. और क्या कीजिए, जो कंप्लीट हो गया है जॉब सीक्वेंस में लगाना उसको क्रॉस ऑफ कर दो. सो ये हमारा टेबल. ओके, ये आपको एक ही बार निकालना है, आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है. ओके, ये है हमारा सीक्वेंस, ये हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑर्डर रहेगा. तो इसके अंदर हम चेक करते हैं सबसे पहली चीज कि विच इज द मिनिमम वैल्यू. सो 11 18 9 till now 9 is the smallest value in this column. Then next smallest is 8, so 8 we have smallest value 8. इसको हम बाकी से चेक करते हैं, 8 से और कोई नीचे है क्या,
तो इधर भी चेक करेंगे हम 21, 20, 13, 18, 11, 14, सो नहीं है। सो 8 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जॉब नंबर 4 को सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, जॉब नंबर 4 को। ओके, अब ये जॉब नंबर 4 को जब हमने सेलेक्ट किया है, अब इसमें देखते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 8 है। 8 कौन से साइड में है, जी के साइड में है। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हम सबसे पहले इस 4 नंबर वाले जॉब को जी के सबसे पहले वाले ब्लॉक के अंदर डाल देंगे। तो ये हमने डाल दिया ब्लॉक में सबसे पहले वाले। अगर यही वैल्यू इस साइड में रहती थी, मतलब वाइस वर्सा रहता था, ये बी एच के साइड में अगर रहता था, तो हम क्या करते थे, ये 4 नंबर वाली वैल्यू को इस साइड में क्या करते थे, सबसे पहले वाले इसमें लगाते थे, मतलब अवे फ्रॉम जी। ओके, विच इज क्लोजेस्ट टू एच, बराबर है। सो यहाँ पर हम क्या करते थे, इसको असाइन करते थे, बट राइट नाउ इट इज ऑन जी साइड, मतलब पहले कॉलम में है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड में उसको क्या करेंगे, असाइन करेंगे। सो योर फर्स्ट जॉब हियर इज डिसाइडेड। सबसे पहला जॉब जो होने वाला है वो रहेगा जॉब नंबर 4। सबसे पहले मशीन पर, मतलब मशीन ए, बी और सी पर सबसे पहले जाने वाला जॉब कौन सा रहेगा, तो जॉब नंबर 4 रहेगा। ओके, चलो ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमको क्या करना है। सिंस ये जॉब अलोकेट हो गया है या सीक्वेंस में लग गया है, तो इसको क्रॉस आउट कर दो और नेक्स्ट मिनिमम वाले को फाइंड आउट करो। तो नेक्स्ट मिनिमम वाला हम फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है, अभी सभी वापस से चेक करेंगे, अब इसको कंसिडर नहीं करना है। तो नेक्स्ट मिनिमम है अभी तक हमारे पास में 9, और है क्या कुछ उससे 9 से छोटा, तो नहीं है। सो 9 मतलब ये जॉब नंबर 3 क्या रहेगा, अगला जॉब रहेगा हमारे सीक्वेंस में। अब ये 3 नंबर के जॉब का मिनिमम वैल्यू कौन से साइड में है, ए साइड में, मतलब ए कॉलम में है, तो ये जॉब लग जाएगा यहाँ पर। ओके, सो इसको पहले तो सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको असाइन कर देंगे हम यहाँ पर सीक्वेंस में लगा दिए। ओके, सिंस ये वाला जॉब का सीक्वेंस लगना कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस आउट करेंगे। वेरी सिंपल थिंग। ओके, फिर से नेक्स्ट मिनिमम वाला सेलेक्ट करो। ओके, तो नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है, अब इसके अंदर कौन सा है नेक्स्ट मिनिमम, तो इसके अंदर नेक्स्ट मिनिमम है हमारा 11। ओके, यहाँ पर 11 है। ओके, इसमें देखते हैं और है क्या कोई इससे मिनिमम, इसमें भी चेक करते हैं और है क्या उससे कोई मिनिमम, नहीं। बट यहाँ पर दोनों भी साइड में क्या है, 11 11 है। तो यहाँ पर टाई हो गया है। ओके, यहाँ पर राइट साइड में भी 11 है, लेफ्ट साइड में भी 11 है, मतलब ए के नीचे भी या जी के नीचे भी, जी कॉलम में भी 11 है और एच कॉलम में भी 11 है, विच इज द मिनिमम राइट नाउ। दोनों कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो दोनों भी साइड में है। ओके, तो ये 11 जो है ये किस जॉब के लिए है, जॉब नंबर 1 के लिए है, विच इज ऑन द जी साइड, मतलब ए साइड में बोलते जाऊंगा हर बार। ओके, क्योंकि हम हमेशा ये ए और बी ही साइड यूज करने वाले हैं, या जी साइड। ओके, जी साइड में है। इसके लिए जो नंबर 1 जॉब है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी रिटर्न हियर, इसके बाद में। ओके, और ये 5 नंबर का जॉब जो है ये एच कॉलम के नीचे है, मतलब एच कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो सबसे आखिरी वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे जॉब नंबर 5 को, बिकॉज इट विल बी असाइंड लास्ट ऑन द मशीन जी। मशीन जी पर सबसे आखिरी में वो असाइन होगा, या सबसे पहले वो एच के ऊपर असाइन होगा। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं। ये टाई के कंडीशंस दिए हैं, इफ देर इज अ टाई इन ईच कॉलम, शेड्यूल द वन विच इज इन द फर्स्ट, मतलब ए कॉलम में जो है तो उसको मशीन ए पर लगाओ, और अगर बी कॉलम में है तो उसको मशीन बी पर पहला लगाओ। ओके, या कॉलम ए को कॉलम ए के सबसे आखिरी में लगाओ। ये देखो, जो यहाँ पर पहला जॉब रहेगा, जो जी पर पहला जॉब रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, बराबर है। जो दूसरा रहेगा वो यहाँ रहेगा, और जो सबसे आखिरी वाला रहने वाला है जी पे का जॉब, वो कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, बराबर है ना, बराबर है। जो मशीन जी पर जाने वाला है वो सबसे आखिरी वाला जॉब यहाँ पर रहेगा, करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑन जी या फर्स्ट ऑन ए बोलने के बाद में वो यहाँ पर, सेकंड मतलब उसके बाद में नेक्स्ट ऑन ए बोलने के बाद में यहाँ पर, एंड लास्ट ऑन ए बोलने के बाद में वो यहाँ पर आता है। ओके, ओके। अब ये जी टू एच मतलब क्या रहता, जैसे जी पे सबसे पहला जॉब है, तो वही जॉब एच के ऊपर से अगर कंसीडर करते थे, तो एच के ऊपर से वो क्या रहता था, आखिरी रहता था।
उसी तरीके से जीपे का जो आखिरी जॉब है वो एच के लिए क्या रहता था, पहला जॉब रहता था। इसके लिए हम क्या करते हैं, सीक्वेंस इस तरीके से जी टू एच लिखते हैं। ओके, सो द ऑर्डर इज जी टू एच या फिर जी एच, या हम सिंपली बोलते हैं ए टू बी, मतलब यहाँ पे पहले और फिर यहाँ का सेकंड। तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे जॉब नंबर 1 because it is having the smallest value in column A, so it will be assigned here, job number will be written here, and then we will select job number 5 because it is having again smallest value and it will be assigned here or written here। so इस तरीके से एक यहाँ पर लिखें और 5 को यहाँ पर आखिरी में लिखें। ओके, जो इस साइड में आएंगे ना, जो मिनिमम वैल्यू, उसको क्या करना है, यहाँ पर लिखते जाना है, यहाँ से लेफ्ट से राइट में लिखना है, और जो इस साइड में मिनिमम आएंगे तो उसको राइट से लेफ्ट में लिखते जाना है। बस सिंपल इतनी चीज ध्यान में रखो। ओके, ये दोनों भी जॉब हमारे असाइन हो चुके हैं, ये सेलेक्ट हो गए। इसके लिए इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस ऑफ कर देंगे, कट कर देंगे। अब हमारे पास में सीक्वेंस में लेने के लिए 2 और 6 नंबर का जॉब बचा है, तो इसमें हम चेक करेंगे इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 18 है, 20 है, 12 है, 14 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, 12। ओके, ये किस जॉब के लिए है, जॉब नंबर 6 के लिए है। इसके लिए मैं सबसे पहले इसको जॉब नंबर 6 को सेलेक्ट करूंगा। ओके, और इस जॉब नंबर 6 को सेलेक्ट करने के बाद में ये मिनिमम वैल्यू है अभी फिलहाल इस कंडीशन में। ओके, तो ये जॉब नंबर 6 की मिनिमम वैल्यू कौन से कॉलम में है, ए वाले कॉलम में या जी वाले कॉलम में है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड से नेक्स्ट वाले बॉक्स के अंदर क्या कर देंगे, सीक्वेंस कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया 6। ओके, सिंस ये वाला सीक्वेंसिंग हो चुका है, इसको क्रॉस ऑफ कर दो। अब बचा कौन सा, 2, जिसको सेलेक्ट करो। इसकी मिनिमम वैल्यू जो भी है वो रहे ना रहे हमारे ध्यान में, उससे हमको अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, बट इसको क्या करो, उसके नेक्स्ट वाले पर असाइन कर दो। बची हुई स्पेस में हम क्या करते हैं, असाइन, और ये क्रॉस आउट। ये हमको यहाँ पर मिल गया हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंसिंग ऑर्डर। वी हैव got our optimal sequencing order, okay, by selecting minimum, then next minimum, then next minimum, and writing it on the respective साइड्स। उसको रिस्पेक्टिव साइड में लिखते जाने से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीक्वेंसिंग ऑर्डर कंप्लीट कर ले रहे हैं। ओके, इसके बाद में हमको क्या करना है, सिंस हमारा सीक्वेंसिंग ऑर्डर हमको मिल गया है, इसका मतलब क्या है, इस ऑर्डर का मतलब क्या है, तो जो भी जॉब है वो इसी सीक्वेंस में क्या होगा, मशीन्स के ऊपर प्रोसेस होगा। अब मशीन्स के ऊपर जॉब्स कैसे प्रोसेस होने वाले हैं, ए टू बी, बी टू सी, ये ऑर्डर में क्या होने वाले हैं, जॉब प्रोसेस होंगे। अब इसका मतलब क्या है कि 4 नंबर का जॉब जो है वो पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन पर भेजेंगे। और कौन सी मशीन पर भेजेंगे, तो मशीन ए के ऊपर उसको भेजेंगे। वो वहां से कंप्लीट होगा और वो जाएगा मशीन बी के ऊपर, वो वहां से कंप्लीट होगा और वो जाएगा मशीन सी के ऊपर, और वहां से कंप्लीट होके वो इन्वेंट्री में जाएगा या जो भी स्टोरेज है वहां पर जाएगा। ओके, अब जैसे ही जॉब नंबर 4 मशीन ए पर कंप्लीट हो जाएगा, सो मशीन ए हमको नेक्स्ट जॉब के लिए अवेलेबल रहेगी। तो नेक्स्ट जॉब क्या है हमारा, जॉब नंबर 3, तो ये आ जाएगा जॉब नंबर 3 हमारे मशीन ए के ऊपर, और वो भी सिमिलर ऑर्डर में प्रोसेस होगा, ए टू बी, बी टू सी। ओके, एंड ऑल द जॉब्स विल बी प्रोसेस्ड इन दिस ऑर्डर। कैसा प्रोसेस होता है, क्या रहता है टोटल elapsed टाइम, हम देखते हैं अभी इस स्लाइड में। Now we will calculate total elapsed time, okay, या मेक स्पैन ढूंढेंगे और आइडल टाइम्स फॉर मशीन ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले तो लिख लो भैया आप लोग सब ये सीक्वेंसिंग ऑर्डर। ओके, जो सीक्वेंस हमको मिला है ऑप्टिमल सीक्वेंस वो लिखो। उसके बाद हमारे पास में ये टेबल होना चाहिए, आपको लिखना नहीं है। ओके, ये आपको इस जगह पर लिखना नहीं है, ये हमारे पास में होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन पेपर में भी अगर रहा तो आप उसको साइड में रख के क्या कर सकते हैं, ये टाइमिंग्स का एंट्री आप हमारे नेक्स्ट टेबल में कर सकते हैं। और आपको जो टेबल बनाना है नेक्स्ट वाला, वो है ये हमारा टेबल, इन टाइम आउट टाइम, इन टाइम आउट टाइम। हर एक मशीन के ऊपर जॉब कब इन हुआ और कब आउट हुआ, ये क्या करना है हमको यहाँ पर कंप्यूट करना है या फिर फाइंड आउट करना है। ओके, कैसा करेंगे, सबसे पहले तो जॉब जो है इसके अंदर सीक्वेंस में लगाओ। सीक्वेंस में लगाओ मतलब जो हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस है ना, ऑर्डर जो है हमारी 4 3 1 6 2 5, ये ऑर्डर में क्या करो, इसको यहाँ पर लगा दो। पहले तो जॉब्स इस तरीके से लिखो। ओके, ये लिखने के बाद में सबसे पहला जॉब कौन सा है, जॉब नंबर 4 है। तो जॉब नंबर 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर
तो जॉब नंबर 4 को इस टेबल में ऑब्जर्व करो। ओके, ये जॉब नंबर 4 मशीन ए के ऊपर सबसे पहले इन होगा, बराबर है ना। तो ये कब इन होगा, तो ये इन होगा 0 पे। ओके, ये 0 पे इन होगा। और आउट कब होगा, जब उसका प्रोसेसिंग टाइम उस मशीन पर का कंप्लीट हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, आउट होगा। ओके, आउट होने के बाद में वो कहाँ जाएगा, मशीन नंबर बी पर जाएगा। ओके, मशीन नंबर बी पर कब जाएगा, जब इस मशीन पर से आउट होगा, मतलब ये आउट टाइम जो है मशीन बी पे का वो रहेगा थ्रेडिंग के लिए, सॉरी, जो आउट टाइम है मशीन ए पर का वो रहेगा मशीन ए पर का, सॉरी बी पे का इन टाइम। ओके, हमारे जॉब नंबर 1 के लिए, जॉब नंबर 1 के लिए। ओके, यहाँ पर जब भी जो भी टाइम पर वो इन होगा, यहाँ से जो प्रोसेसिंग टाइम लगने वाला है, जितना समय उसको यहाँ पर लगेगा, वो समय लेने पर वो क्या हो जाएगा, वहां से आउट होगा। फिर यहाँ से आउट होने पर वो यहाँ पर इन होगा, एंड देन जो प्रोसेस लगेगा वो टाइम कंज्यूम करके वो आउट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हर एक जॉब के लिए हमको क्या करना है, कंप्यूट करना है। सो जॉब नंबर 4 से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0। ओके, अब जॉब नंबर 4 को देखते हैं। जॉब नंबर 4 का ए पर का प्रोसेसिंग टाइम, या टर्निंग के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है, 2 मिनट्स। तो ये 0 पे शुरू होगा और 2 मिनट के बाद में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो इन 0 पर होगा, आउट कितने पे होगा, 2 पर होगा, बराबर। सो ये आउट हो गया है। आउट हो गया है तो कौन से मशीन पर जाएगा, थ्रेडिंग मशीन पर, मतलब बी मशीन पे जाएगा। अब बी मशीन पर कब जाएगा वो, जब तक यहाँ से कंप्लीट नहीं होता तब तक बी पर नहीं जा सकता, ये हमारा रूल है। इसके लिए ये कब जाएगा, जब यहाँ से आउट होगा तो यहाँ पर वो इन होगा। ओके, सो ये 2 मिनट के बाद में मशीन बी पर शुरू होगा इसका काम, आफ्टर 2 मिनट्स। तो यहाँ का जो टाइम है वो यहाँ पर लिखना है। सो ये 2 पर मशीन बी के ऊपर 2 मिनट्स के बाद में क्या हो गया, वो इन हो गया। अब मशीन बी पर उसको कितना समय लगता है, प्रोसेस को 6 मिनट लगते हैं। सो 2 पर इन हुआ, 2 प्लस 6 मिनट, तो कितने मिनट्स के बाद में वो आउट होगा, तो वो आउट होगा 8 मिनट के बाद में। ओके, 8 मिनट के बाद में आउट होगा। सो ये 8 मिनट के बाद में जब आउट होगा तो नर्लिंग मशीन पर या तीसरे मशीन के ऊपर कब जाएगा, 8वें मिनट में जाएगा। और जो भी प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर ऐड होगा। तो 8 प्लस जो मशीन 3 पर या मशीन सी पर जो प्रोसेस टाइम है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। सो 8 प्लस 12, 20 मिनट्स के बाद में ये पूरा जॉब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, एंड इट विल गो टू इन्वेंट्री। ओके, इन दिस वे पहला वाला जॉब कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दो, अब इसके बाद में नेक्स्ट जॉब जो आने वाला है मशीन ए के ऊपर, टर्निंग के ऊपर जो नेक्स्ट जॉब आने वाला है वो है जॉब नंबर 3। बट ये तब तक नहीं आ सकता जब तक पहला इसके ऊपर जो प्रीवियस जॉब है वो कंप्लीट नहीं होता है। ओके, until and unless the previous job is completed, next job cannot be assigned here or cannot be processed here. Okay, so first job is getting completed after 2 minutes. Okay, after 2 minutes, so the next job will start after 2 minutes. Okay, so ये जो टाइम है इसके लिए आउट टाइम जो रहेगा वो नेक्स्ट वाले जॉब के लिए क्या रहेगा, इन टाइम रहेगा। तो यहाँ पर वो 2 मिनट के ऊपर शुरू होगा। अब जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 3 का मशीन ए का प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 5। सो 2 प्लस 5 कितने हो गए, 7 हो गए। ओके, अब अब हमारा नेक्स्ट वाला जॉब, सॉरी नेक्स्ट वाले मशीन के ऊपर ये सेकंड जॉब जो है, जॉब नंबर 3 जो है वो कब जाएगा, 7वें मिनट पर जाएगा। ओके, तो ये 7वें मिनट पर नहीं जाएगा, हमको क्या करना है, देखिए मैंने क्या बोला, जब तक पहला जॉब कंप्लीट नहीं होता मशीन पर नेक्स्ट वाला जॉब असाइन नहीं हो सकता, नेक्स्ट वाला जॉब प्रोसेस नहीं हो सकता। पहले वाले जॉब को कंप्लीट होने को कितने मिनट लग रहे हैं, 8 मिनट लग रहे हैं। फिर भले ही नेक्स्ट वाला जॉब पहले मशीन पर 7 मिनट में कंप्लीट हो गया हो, सेकंड वाली मशीन 8वें मिनट के बाद ही क्या कर सकती है, नेक्स्ट जॉब को इन कर सकती है। तो ये यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम हमको क्या करना है, आउट आउट टाइम, ये दोनों भी कंपेयर करना है। अगर ये सेम है तो यहाँ पर सेम लिखा जाएगा, या जो भी वैल्यू बड़ी रहेगी वो वैल्यू क्या की जाएगी, यहाँ पर लिखी जाएगी। ओके, इट इज टू बी कंपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर इन टाइम। ओके, सो ये 8 और ये 7, सो 8 मिनट के बाद पहला जॉब कंप्लीट होगा तो ही सेकंड जॉब इन हो सकता है ना, बराबर है। या अगर यहाँ पर 8 रहता था और यहाँ पर 7 रहता था
तो ये 7 मिनट पे अगर कंप्लीट हो जाता था और ये 8वें मिनट पे कंप्लीट होता था, तब भी हम क्या कर सकते थे, तब भी हम क्या करते थे, इसको 8वें मिनट पर ही लेते थे, क्योंकि ये पहले मशीन पे से कंप्लीट ही नहीं हुआ। हियर वी विल राइट, हमको क्या करना है, सिंपली ध्यान रखो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जब यहाँ पर आप लिखेंगे, तो आपको क्या करना में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर आपको लिखनी है, और इसके अंदर सिंपली जो प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या करना है, ऐड करना है। तो प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 4 है, तो 8 + 4, 12वें मिनट को क्या हो जाएगा, मशीन बी के ऊपर सेकंड नंबर का जॉब, दैट इज जॉब नंबर 3 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर से नेक्स्ट वाले मशीन के लिए भी हमको क्या करना है, ये 20 और ये 12, मतलब जब तक यहाँ का जॉब कंप्लीट नहीं होता, इसके ऊपर कोई जॉब लग सकता है क्या, नहीं लग सकता, फिर वो भले ही पहले कंप्लीट हो। ओके, सो इसके लिए हमको क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो ये है 12, ये है 20, तो ये वाला जॉब 3 नंबर का जॉब या सेकंड जॉब जो है, ये इस मशीन के ऊपर कब आएगा, 20वें मिनट को आएगा। और कंप्लीट कब होगा, तो जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके बाद में, तो प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 9 मिनट्स, तो 20वें मिनट को आया प्लस 9 मिनट, मतलब 29 मिनट के बाद में वो जॉब क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ओके, ये कंडीशन सिर्फ आपको सेकंड और थर्ड मशीन के लिए कंपेयर करना है, ये वाला ये वैल्यू, ये वाला और ये वाला वैल्यू। ओके, फॉर दिस यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट जॉब ऑन मशीन नंबर ए इज जॉब नंबर 1। ओके, तीसरा जॉब है हमारा, तीसरे जॉब के लिए मशीन ए के ऊपर इन टाइम क्या रहेगा, जैसी ए खाली हो गई, ए पे ले लो, तो वो 7 मिनट पे खाली हो रही है, तो 7वें मिनट को ले लो। प्रोसेसिंग टाइम कितना है, नंबर 1 जॉब का मशीन ए के ऊपर है, या टर्निंग के लिए 3 मिनट लगते हैं, तो 7 + 3, 10वें मिनट को टर्निंग कंप्लीट हो जाएगी। पर भले ही टर्निंग 10वें मिनट को कंप्लीट होगी, थ्रेडिंग को अभी भी पहले जॉब को 12 मिनट लगने वाला है, मतलब ये दोनों वैल्यू कंपेयर मैं करूंगा, और ये दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पर लिखूंगा। सो 12वें मिनट के बाद में थ्रेडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस जॉब को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो थ्रेडिंग वो 12वें मिनट को शुरू करेंगे, 8 मिनट उसका प्रोसेसिंग टाइम है, तो 12 + 8 कितने हो गए, 20 मिनट। अब यहाँ पर 20 मिनट भले ही होंगे कंप्लीट, 20वें मिनट को हो जाएगा, बट अभी भी नर्लिंग का पहला वाला जॉब क्या है, चल रहा है, 29वें मिनट को खत्म होगा। सो ये 29 और ये 20 दोनों में जो बड़ा है वो कौन सा है, 29 है, तो ये 29वें मिनट को नर्लिंग के लिए ये वाला जॉब लिया जाएगा, और उसको प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है, 13 मिनट। सो 29 + 13 42। सो सिमिलरली हम क्या करेंगे, छठे के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। छठे के लिए इन टाइम कितना है, 10 मिनट रहेगा, आउट टाइम कितना है, 11 मिनट है, सॉरी 11 मिनट नहीं है, उसका प्रोसेसिंग टाइम 11 मिनट है। सो 10 + 11 21वें मिनट को वो मशीन ए से आउट हो जाएगा। ओके, अब मशीन ए से जब वो आउट हो रहा है, तो हमको कंपेयर करना है इन दोनों को यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं, सो मशीन बी पे का मतलब थ्रेडिंग का जॉब 20वें मिनट को कंप्लीट हो गया है, तो 20वें मिनट से हमारे पास में थ्रेडिंग की मशीन अवेलेबल है, तो 20वें मिनट के बाद जो भी टाइम रहेगा, या 20वें मिनट को भी हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जॉब इन कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो जॉब नंबर 6 है, इट इज गेटिंग आउट आफ्टर 21 मिनट्स, मशीन ए पर से 21वें मिनट को बाहर आ रहा है। ओके, सो हम क्या करते हैं, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कंपेयर करते हैं। ओके, इन दोनों में जो बड़ा है वो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर थोड़ा उल्टा हुआ है, हर बार ये वैल्यू बड़ी रहती थी, ओके, और ये वैल्यू छोटी रहती थी, बट यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब क्या है, देखो, थ्रेडिंग मशीन 20वें मिनट पर खाली हो चुकी है, हाँ? कितने मिनट पर, 20वें मिनट पर। ओके, पहला जॉब उस जो जॉब नंबर 3 था, वो उसने 20वें मिनट को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ओके, और उसके बाद वो खाली है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जॉब हो रहा है वो कितने मिनट को आ रहा है, 21वें मिनट को। सो 21 - 20, तो 1 मिनट तक ये जॉब के लिए क्या कर रही है, मशीन बी वेट कर रही है। वेट कर रही है मतलब क्या है, ये थ्रेडिंग मशीन 1 मिनट के लिए यहाँ पर आइडल है। ओके, ये 1 मिनट के लिए फिलहाल यहाँ पर आइडल है। ओके, सो दिस इज योर आइडल टाइम 1 मिनट फॉर दिस नाउ। और यहाँ पर जो पहला जॉब आया वो भी 2 मिनट के बाद आया, तो उसके लिए भी वो 2 मिनट तक आइडल थी। तो ये आइडल टाइम हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सो फिलहाल हम इसका कंप्लीट कर लेते हैं। सो 21वें मिनट को आया, 22वें मिनट को बाहर चले गया। अब ये 22 मिनट और नेक्स्ट वाला जो नर्लिंग का जॉब का आउट टाइम है वो कंपेयर करेंगे, दोनों के आउट टाइम में जब हम कंपेयर करते हैं, सो ये 22 + 42,
तो ये 42वें मिनट को क्या होगा, जॉब नंबर 6 इन होगा मशीन नंबर 3 पर या मशीन नंबर सी पे नर्लिंग के लिए। ओके, अब ये दोनों में 20 का डिफरेंस है, ये दोनों में 20 मिनट का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आइडल टाइम नहीं है, ये जॉब वेट कर रहा है, ये मशीन नहीं वेट कर रही है, मशीन चल रही है। ये जॉब का वेटिंग टाइम नहीं निकालना है हमको, हमको किसका वेटिंग टाइम निकालना है, या आइडल टाइम निकालना है हमको, मशीन का आइडल टाइम निकालना है। तो ये अगर वाइस वर्सा आएगा, उल्टा अगर आएगा, मतलब यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर छोटा है, तो वो रहेगा हमारा आइडल टाइम। ओके, सो सिमिलरली हम सेकंड के लिए कंप्यूट करते हैं, फिफ्थ के लिए कंप्यूट करते हैं, तो आखिरी और सेकंड लास्ट के लिए हम कंप्यूट कर रहे हैं। सो हम इस तरीके से जब कंप्यूट करते हैं, तो हमारा आखिरी वाला जो सेल है, ये देता है हमको हमारा टोटल इलैप्स्ड टाइम, मतलब ये टोटल प्रोसेस का टाइम जो है वो कितना मिनट है, 77 मिनट्स इंक्लूडिंग आइडल टाइम। आइडल टाइम पकड़ के 77 मिनट उसको क्या लगने वाले हैं, पूरे साइकिल को लगने वाले हैं। मतलब जॉब नंबर 4 से लेके जॉब नंबर 5 जब साइकिल में प्रोसेस होंगे ए बी और सी के ऊपर, तो वो कितना सबसे मिनिमम टाइम कितना कंज्यूम करेंगे, 77 मिनट्स वो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं मिनिमम इलैप्स टाइम, वो उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं 77 मिनट्स। अब हम निकालेंगे आइडल टाइम। आइडल टाइम जो है मशीन ए के लिए, मशीन ए के लिए आइडल टाइम हम कैसा निकालते हैं, तो मशीन ए के लिए हम आइडल टाइम निकालते हैं, इस 77 को क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी सब्ट्रैक्ट, सॉरी वी डू नॉट सब्ट्रैक्ट 77, जो प्रोसेसिंग टाइम है हमारे मशीन ए का आखिरी वाला, ये 42 दिख रहा है आपको यहाँ पर। ओके, ये 42 को हम क्या करते हैं फॉर मशीन ए, मशीन ए के लिए सिर्फ 42 को क्या करते हैं इस फाइनल वाले टाइम से क्या करते हैं 77 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी वो रहेगी मशीन ए का आइडल टाइम, क्योंकि मशीन ए तो 42वें मिनट पर हमारे पास में खाली हो चुकी है, उसके बाद जो भी टाइम लगेगा वो अगले मशीन को लगेगा, बट मशीन बी जो है 42वें मिनट पर सभी जॉब कंप्लीट करके नेक्स्ट साइकिल के लिए खाली है, तो नेक्स्ट साइकिल तक उसको जो आइडल टाइम लगने वाला है वो रहेगा हमारा 77 माइनस 42, मतलब 35 मिनट तक वो क्या रहेगी मशीन ए नेक्स्ट साइकिल के लिए खाली रहेगी। ओके, अब सेम रहेगा हमारे थ्रेडिंग के लिए, थ्रेडिंग कितने मिनट को खत्म हो जा रहा है पूरा प्रोसेस थ्रेडिंग का, 45वें मिनट को खत्म हो रहा है, तो 77 माइनस 45 ये एक तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसने स्टार्टिंग में थ्रेडिंग मशीन ने पहला जॉब कब शुरू किया, दूसरे मिनट को शुरू किया, मतलब पहले के 2 मिनट वो क्या थी, आइडल थी, जब तक पहला जॉब नहीं कंप्लीट हुआ मशीन ए पर का, तब तक मशीन बी जो थी 2 मिनट तक खाली बैठी हुई थी, तो ये 2 मिनट, ये 77 माइनस 45, और अगर इसके इन टाइम और आउट टाइम में कुछ डिफरेंस है तो वो भी यहाँ पर हमको कंसिडर करना है, जैसे कि पहले जॉब के लिए आउट टाइम 8 मिनट्स है, नेक्स्ट के लिए इन टाइम 8 मिनट्स है, तो ये जीरो है। ओके, तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई वेटिंग टाइम नहीं है, जैसे नेक्स्ट वाला जॉब आया लग गया, तो यहाँ पर भी वैसे ही चेक करेंगे 12 माइनस 12 जीरो, सो ये है देखो 20 और ये 21, सो 21 माइनस 21 मिनट के लिए ये यहाँ पर मशीन क्या है, आइडल है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो 33 माइनस 22, ओके 33 माइनस 22, सो 11 मिनट्स के लिए मशीन क्या है, आइडल है। सिमिलरली यहाँ पर 42 माइनस 39, सो 3 मिनट्स के लिए ये मशीन क्या है यहाँ पर, आइडल है। सो इस तरीके से हम थ्रेडिंग के लिए जो आइडल टाइम निकालेंगे वो ऐसा रहेगा, पहले के 2 मिनट वेटिंग के, ये 21 माइनस 1, 21 माइनस 20, ये 1 मिनट उसका वेटिंग टाइम, ये 33 माइनस 22 उसका 11 मिनट का वेटिंग टाइम, ये 42 माइनस 39 ये 3 मिनट का वेटिंग टाइम, और ये 77 मिनट्स माइनस 45, मतलब ये जो भी वैल्यू रहेगी वो हमारा टोटल आता है उसका 49 मिनट्स का उसका वेटिंग टाइम है। ओके, तो ये 32 कुछ इसका टोटल आएगा, और ये रहेगा हमारा वेटिंग टाइम 49 मिनट्स टोटल। ओके, दिस इज योर टोटल वेटिंग टाइम 49 मिनट्स। ओके, चलो ठीक है, अगला वाला हम वेटिंग टाइम देखते हैं नर्लिंग के लिए। तो नर्लिंग के लिए पहले तो पहला जॉब कितने मिनट को मिला नर्लिंग के लिए, 8वें मिनट को मिला, मतलब पहले 8 मिनट तो वो क्या थी मशीन, आइडल थी, और इसके बीच में कोई डिफरेंस है क्या, आउट टाइम और इन टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो चेक कर लो। सो 20 माइनस 20 नहीं, आउट टाइम और इन टाइम, पहले जॉब का और नेक्स्ट जॉब का क्या करना है, पहले जॉब का आउट टाइम
और नेक्स्ट जॉब का इन टाइम, इन दोनों को कंपेयर करना है, ये डायगोनली ऐसा। सो ये 20 0, 29 0, 42 42 0, 55 55 0, 69 69 0। सो कहीं पर भी ये मशीन आइडल नहीं थी। तो नर्लिंग के लिए सिर्फ शुरुआत में जो 8 मिनट आइडल थी मशीन, तो उतनी ही थी। ओके, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं, उसको टेबल में लिखते हैं, और उसके इन टाइम आउट टाइम हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करके आइडल टाइम बताते हैं मशीन्स का, साथ ही साथ में इलैप्स टाइम निकालते हैं टोटल प्रोसेस का या फिर टोटल प्रोसेसिंग का। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वी कंप्यूट इट